हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र दुबे, आपका सामाजिक विज्ञान ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका ऑनलाइन की जो शुरुआत हुआ है, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम शुरू कर चुके हैं, तो उस क्लास को शुरू करने के पूर्व यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इस महत्वपूर्ण चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं, राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों पर अगर आपको संपूर्ण कोर्स की आवश्यकता है, मत भूलिएगा, क्या संपूर्ण कोर्स की आवश्यकता है, तो निश्चित अपने इस चैनल के माध्यम से नीचे संपूर्ण कोर्स आपके उपलब्ध हैं। इन्हें आप जरूर शेयर करें, इन्हें अपने अपनाएं और सारे प्रश्न आपको आपकी समस्याओं का निदान करते हुए पूरी तरह से बताने का प्रयास किया गया है। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। और वह टॉपिक है क्या सा मित्रों, जरा बताइए। राष्ट्रवाद। किस पर हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की शुरुआत करने के पहले जरा क्वेश्चन को भी देंगे और राष्ट्रवाद को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर हम शुरू करने के करते हैं। जरा देखिएगा, नेपोलियन ने निस्संदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए। यही प्रश्न है आपका, चाहे इस रूप में पूछा जाए अथवा आपका यह भी प्रश्न है चाहे इस रूप में पूछा जाए। तो नेपोलियन कौन था? यहां आपका प्रश्न वही है। यह फ्रांस में लोकतंत्र को कर रहा है, यहां कह रहा है कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। यहां हम यह न भूलें, पहला प्रश्न हम यही नेपोलियन के संबंध में हम समझें। किसके संदर्भ में बच्चों? नेपोलियन कौन था। और राष्ट्रवाद पर हम एक बार चर्चा थोड़ी सी और भी कर दें एक्स्ट्रा। हर क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन चल रहा है राजीव क्वेश्चन बैंक कि में निश्चित तौर से पूरी तरह से इसकी व्याख्या हुई है, लेकिन उसे अगर आप देखेंगे तो आपका यह सारी समस्या अपने आप है। फिर भी हम इसे जानने के पहले जरूर जानने नेपोलियन कौन था और उसने लोकतंत्र को नष्ट किया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्या सुधार किया। तो नेपोलियन कौन था यह हम जाने, और नेपोलियन को जानने के लिए यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि 1789 का फ्रांस की क्रांति, कौन सी क्रांति? 1789 के फ्रांस की क्रांति जो होती है, 1789 में एक क्रांति होती है। कौन सी क्रांति? जिसे हम फ्रांस की क्रांति जानते हैं। कौन सी क्रांति जानते हैं बच्चों? फ्रांस की क्रांति। और यह फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 में, समता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ। किसकी बात कही गई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति जो हुई, वह 1789 में फ्रांस की क्रांति समता, समानता, स्वतंत्रता, किस पर? स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा। किसका नारा था? बंधुत्व का नारा देकर राष्ट्रवाद का पहला कहा जाए कि शुरुआत होने जा रही है। और इस नेपोलियन के संदर्भ में हम जाने कि नेपोलियन फ्रांस का था। नेपोलियन था कहां? नेपोलियन कहां का था मित्रों? नेपोलियन फ्रांस का था। और फ्रांस में 15 अगस्त, कब? याद रखिएगा, 15 अगस्त 1769 में, ध्यान दीजिएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो रही है। 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा इस पर प्रश्न पर, 15 अगस्त 1769 में, कब? 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के कार्सिका, यहां याद रखना, कौन? फ्रांस के कार्सिका, फ्रांस के कहां? कार्सिका,
फ्रांस के कार्सिका द्वीप में नेपोलियन का जन्म हुआ था? पहला प्रश्न, नेपोलियन कौन था? आप क्या बताएंगे मित्रों? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का नागरिक था जिसका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कार्सिका महाद्वीप में सबसे पहला इसका जन्म हुआ। और इसके कार्यों पर हम ध्यान देंगे कि 19वीं शताब्दी में, कौन सा शताब्दी? 19वीं शताब्दी में के अंतर्गत फ्रांस का विस्तार अगर किसी के साथ जोड़ा जाता है मित्रों तो नेपोलियन का। नेपोलियन ने फ्रांस की सीमाओं का जहां विस्तार किया, पहला प्रश्न है, नेपोलियन ने फ्रांस की सीमाओं का जहां विस्तार किया वहीं पर नेपोलियन के संदर्भ में भी ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की सीमा को जहां बढ़ा रहा है वहीं पर दूसरा प्रश्न अभी ध्यान देना होगा आपको कि फ्रांस को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेपोलियन का क्या था? फ्रांस को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने में महा योगदान था। आगे बात बढ़ती है, क्या योगदान, विदेशी शक्तियों में योगदान वो कैसे दे रहा है? कार्सिका महाद्वीप में जन्मा नेपोलियन 27 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? यहां ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष की अवस्था में मित्रों? 27 वर्ष की अवस्था में, मात्र 27 वर्ष की अवस्था में इसने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सार्डिनियन पर विजय प्राप्त की। 27 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन ने कहां विजय प्राप्त किया? सार्डिनियन पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त किया? सार्डिनियन पर विजय प्राप्त की। सार्डिनियन पर विजय प्राप्त की। और सार्डिनियन पर विजय प्राप्त करते ही, दूसरा प्रश्न याद रखिएगा, मत भूलिएगा, इसका कार्यों के सिलसिले में हम लोग पढ़ रहे हैं। सार्डिनियन पर विजय जैसे प्राप्त करते ही इटली का वह सेनापति बना दिया गया। कहां का? सार्डिनियन पर विजय प्राप्त करते ही इटली का सेनापति बना दिया गया। और 1799 में सार्डिनियन पर विजय प्राप्त करते ही नेपोलियन इटली का क्या बन गया? इटली का क्या बन गया? इटली का सेनापति बना दिया गया। और इटली का सेनापति बनने के बाद फ्रांस की सीमा का विस्तार करते हुए फ्रांस 1799 में, कहां, कब? 1799 में फ्रांस का शासक बन बैठा। कब? फ्रांस का शासक कब बन बैठा? फ्रांस का शासक के पद पर आसीन हो गया। कब? 1799 में। 1799 में फ्रांस का शासक बन बैठा। और यह भी याद रखिएगा, इसी दिन, किस दिन? इसी दिन नेपोलियन ने फ्रांस का शासक बनने के बाद अर्थात 1799 में नए संविधान को लागू कर दिया। क्या कर दिया? नए संविधान को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नए संविधान को लागू कर दिया गया। अब नए संविधान के अंतर्गत बात आती है कि नए संविधान के अंतर्गत इसने क्या दिया। नए संविधान के अंतर्गत जिसने फ्रांस की सीमाओं का तो विस्तार किया, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने राज्यों में मिलाया। और उस सीमाओं को मिलाने के बाद यहां एक शब्द कहा जाता है कि नेपोलियन ने लोकतंत्र के गले को घोट दिया। क्या कह दिया? कि नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने लोकतंत्र के गले को क्या किया? घोट दिया और प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि प्रशासनिक क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? प्रशासनिक क्षेत्रों में इसके द्वारा बच्चों महत्वपूर्ण सुधार किए गए। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। किसके द्वारा? प्रशासनिक क्षेत्रों में, प्रशासनिक
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। और प्रशासनिक क्षेत्र, जैसे कि क्वेश्चन भी देखिएगा, नेपोलियन ने निस्संदेह लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने निस्संदेह लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। प्रशासनिक क्षेत्र में उसके द्वारा दिया गया सुझाव, उसके द्वारा किया गया कार्य, एक कहा जाए कि क्रांतिकारी परिवर्तन था। नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में दिया गया सुझाव एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन था। और इस क्रांतिकारी परिवर्तन में याद रखिएगा, संविधान कब लागू हो रहा है? संविधान लागू हो रहा है 1799 में। और 1799 में प्रशासनिक सुधार करते हुए 1804 में, कब? 1804 में नेपोलियन संहिता बनाया गया। क्या बनाया गया? कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1804 के अंतर्गत नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन संहिता का निर्माण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेपोलियन संहिता बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नेपोलियन संहिता। और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने का पहला, अगर कहा जाए राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहा जाए, तो नेपोलियन ने लोकतंत्र को, तो भले ही लोकतंत्र को उसने क्यों गला घोटा? कहा जा रहा है लोकतंत्र को गला घोटते हुए संपूर्ण शक्तियां नेपोलियन ने मित्रों अपने हाथों में रखी थी। सारी शक्तियां कहां रख रही थी? अपने हाथों में। प्रांतीय व्यवस्थाओं में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रांतीय प्रमुखों को नियुक्त कर दिया था, लेकिन सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु स्वयं नेपोलियन बन बैठा था। लेकिन प्रशासन में सुधार करते हुए उसने जो महत्वपूर्ण सुधार किए, उनमें हम जरा पर चर्चा कर दें। उसके द्वारा पहला जो सुधार किया गया, पहला सुधार किया था कि भूदासत्व। क्या सुधार किया गया? भूदासत्व। किसानों के ऊपर जो था वह भूदासत्व की व्यवस्था, किसानों का क्या? भूदासत्व की व्यवस्था को, भूदासत्व का अंतर का आशय क्या है? भूदासत्व का आशय मित्रों यह है कि किसान जो भूमि पर दास के रूप में कार्य करते थे, यह व्यवस्था को पूरी तरह से नेपोलियन ने पहला प्रशासनिक सुधार किया। इससे क्या किया? उसने समाप्त कर दिया। कौन समाप्त किया? नेपोलियन ने। किसके अंतर्गत? 1804 में क्या लाया? नेपोलियन संहिता लाया। और इस संहिता के अंतर्गत 1804 में भूदासत्व की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। किससे मुक्ति दिला दिया? जागीरदारी से मुक्ति दिलाई गई। जागीरदारी से इनके द्वारा क्या दिलाया गया? मुक्त दिलाया गया। तो पहला प्रशासनिक यह सुधार है कि नहीं? आप स्वयं बताओ, यह पहला प्रशासनिक सुधार नेपोलियन के द्वारा होने जा रहा कि नहीं? और किस संहिता के साथ? नेपोलियन संहिता के साथ। नेपोलियन संहिता आया कब? 1804 में। आया कब? 1804 में। 1804 को लागू करने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया? भूदासत्व व्यवस्था को क्या किया? समाप्त कर दिया। और जागीरदारी व्यवस्था से किसानों को मुक्ति दिलवाई। और क्या बात इसके द्वारा किया गया? इसने प्रशासन के क्षेत्रों में और क्या सुधार किया? दूसरा सुधार था, याद रखिएगा, आज भी भारतीय संविधान उस पर दिखाई देता है, आर्टिकल 18। यहां नेपोलियन ने अपने इस कार्यकाल के दौरान 1804 की संहिता में जन्म आधारित विशेषाधिकार को, क्या? जन्म आधारित विशेषाधिकार को, कि जो लोगों को जन्म लेते ही विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्या किया? जन्म आधारित विशेषाधिकारों को पूरी तरह से क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। जन्म आधारित विशेषाधिकारों को क्या किया गया? जन्म आधारित विशेषाधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और समानता, विधि के समक्ष समानता जैसे सिद्धांतों को लागू करने का, कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, किसी को विशेषाधिकार की प्राप्त नहीं होगी, किसी को विशेषाधिकार की प्राप्त नहीं होगी, किसी को विशेषाधिकार दिया
नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से विशेषाधिकार की प्रक्रिया को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? नेपोलियन के द्वारा। तो इसका महत्वपूर्ण सुधार आप जरा बताइए क्या था? पहला सुधार था किसानों पर, क्या कहोगे, किसानों पर भूदासत्व, किसानों पर क्या भूदासत्व की व्यवस्था को समाप्त किया गया। और क्या किया किसानों पर? और क्या? जागीरदारी की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई। दूसरा इसके द्वारा क्या किया गया? दूसरा इसके द्वारा जल्दी बताएं क्या किया गया? दूसरा इसके साथ द्वारा किया गया कि विशेषाधिकारों को समाप्त करते हुए क्या किया? विशेषाधिकारों को इसके द्वारा क्या किया गया? विशेषाधिकारों को समाप्त करते हुए कानून के समक्ष समानता, किसके समक्ष? कानून के समक्ष समानता का पालन करते हुए कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या हैं? समान हैं। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। इसका पालन करते हुए पूरी व्यवस्था को कानून की नजरिए से लागू करने का प्रयास किया। तीसरा इसके द्वारा क्या महत्वपूर्ण सुधार किया गया? तीसरा इसके द्वारा मित्रों याद रखेगा, सामंती व्यवस्था को, जो उस समय सामंती व्यवस्थाएं मौजूद थी, सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को क्या किया गया? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। चौथे पॉइंट पर अगर हम जाने तो किसानों, यातायातों, चौथा किसानों के लिए या संपूर्ण नागरिकों के लिए यातायात संचार व्यवस्थाएं, यातायात संचार व्यवस्थाओं का पर सुधार किए गए। यातायात संचार व्यवस्थाओं पर क्या किए गए? सुधार किए गए। और इन सब कार्यों से किसान चाहे वर्ग हो, चाहे औद्योगिक वर्ग हो या मध्यम वर्ग के जो भी लोग हों, उन्हें यह लगा कि इससे हमें क्या मिल रहा है? किसान, मजदूर, उद्योग, जितने भी हैं मजदूर वर्ग के लोगों को लगा कि हमें मजदूर, उद्योगपति आदि को यह कानून के समझ समानता की भावनाओं को देखते हुए लगा कि हमें अपनी आजादी क्या हो गई है? प्राप्त हो गई है, आजादी मिल चुकी है। तो यह इसका क्या है? यहां पर इस हमने क्या कहा? प्रशासनिक क्षेत्र में उसके द्वारा जो क्रांतिकारी सुझाव दिए गए यह थे, और पूरी व्यवस्था अधिकतर संगत और कौशल बन सके, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यह वही कथन है जो पूरी तरह से उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया। और एक चीज, नापतोल मापन प्रणाली में पूरे फ्रांस के अंतर्गत, जो फ्रांस के राष्ट्रवाद के अंतर्गत जिन भूभागों को सम्मिलित किया था, फ्रांस के राष्ट्रवाद के तहत जिन भूभागों के उसके द्वारा क्या किया गया था बच्चों? सम्मिलित किया गया था। एक मुद्रण माने एक पैमाना, नापतोल का जिक्र किया, व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। तो क्या किया? वो नई कानून पर भार पर नाप, राष्ट्रीय मुद्रा, क्या राष्ट्रीय मुद्रा, मापतौल, राष्ट्रीय मुद्रा, मापतौल आदि को लागू करते हुए नेपोलियन ने पूरी तरह से यह क्वेश्चन जो कहा गया कि जहां इसने लोकतंत्र को क्या किया? नष्ट किया, वहीं पर प्रशासनिक क्षेत्र में इसके द्वारा क्या किया गया? प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत इसने एक व्यवस्था देने का प्रयास किया गया और इसके द्वारा एक व्यवस्था दी गई। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा एक व्यवस्था दी गई। और राष्ट्रवाद के अंतर्गत
पहली बार राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत अन्य छोटे छोटे जो क्षेत्रीय सीमाएं थी उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो मित्रों, बच्चों, यहां पर यह क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा कि यह सारे प्रश्न इन्हीं भाषाओं को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर यह देखिएगा कि राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के अंतर्गत इसकी पूरी डिटेल व्याख्या हमारे यहाँ राजीव क्वेश्चन बैंक में की गई है। अगर जिस रूप में भी अगर आप चाहते हैं तो उसे आपको इस चैनल के माध्यम में सब कुछ उपलब्ध है, उसे लेने का प्रयास करें। तो अगले प्रश्न पर हम लोग जिक्र करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलें अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस पर आते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक, ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का क्या कहा जाता है? जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इस पे कितने कारण बताने हैं? इसमें आपको दो कारण बताने हैं। पहले हम जर्मनी के संदर्भ में जानें। किसके संदर्भ में बच्चों? जर्मनी में मध्य वर्ग के लोग, क्या कहोगे? जर्मनी में मध्य वर्ग के लोगों में कौन आएगा? प्रोफेसर, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों, वकील, डॉक्टरों, ये एक मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जबरदस्त दिखाई देती हैं। कहां? जर्मनी में। ये इस क्वेश्चन पर आते हैं। जर्मनी में मध्य वर्ग के लोगों के अंदर, किसके अंतर्गत? जर्मनी में मध्यम वर्ग के लोगों के अंतर्गत, मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं? राष्ट्रवाद की भावनाएं काफी बढ़ चढ़ कर दिखाई देती है। और इस राष्ट्रवाद की भावनाओं में 1848 में, यह डेट जरूर याद रखिएगा, मध्य वर्ग में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो दिखाई दे रही हैं, वहां आप याद रखिएगा 1848 में जर्मन महासंघ, क्या नाम आया? जर्मन महासंघ के द्वारा अपने क्षेत्रीय सीमाओं को, जो उसके क्षेत्र के बगल में सीमाएं थी, जर्मन महासंघ के द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय सीमाओं या इलाकों को जोड़कर, महासंघ के अंतर्गत क्षेत्रीय सीमाओं को या इलाकों को जोड़कर क्षेत्रीय सीमाओं एवं उसके इलाकों को जोड़ करके, या उसके इलाकों को क्या करके? जोड़ करके एक निर्वाचित, पहला प्रश्न यहां जरूर याद करिएगा कि जर्मन में राष्ट्रवाद का उदय मध्यवर्गीय लोगों में दिखाई पड़ता है। और मध्य वर्ग के लोगों में यह जब भावना राष्ट्रवाद के प्रति आती है, तो इन्हों के द्वारा जर्मन महासंघ के अंतर्गत जो उनके इलाके, क्षेत्रीय इलाके थे, उनको जोड़ते हुए पहली बार याद रखिएगा एक निर्वाचित पार्लियामेंट, एक निर्वाचित संसद, क्या
इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद, एक निर्वाचित संसद का गठन कर, एक निर्वाचित संसद का गठन करते हुए राष्ट्र राज्य, पहली बात एक इन्होंने क्या कहा, एक निर्वाचित संसद का गठन करते हुए इससे निर्मित शासित राष्ट्र राज्य के निर्माण की बात कही। राष्ट्र शासित राष्ट्र राज्य क्या, यहां क्या कह रहा है, शासित राष्ट्र राज्य। राष्ट्र नहीं क्लियर होगा, फिर से सुने। पहली बार जर्मन में मध्य वर्ग के लोगों का शासन था और मध्य वर्ग के लोगों के अंदर राष्ट्र की बात की काफी भावनाएं तीव्र थी और इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत इनके द्वारा अपने क्षेत्रीय इलाकों को मिलाते हुए इन्होंने एक ऐसे निर्वाचित पार्लियामेंट का गठन किया गया जिससे इस पार्लियामेंट के द्वारा शासित, इस पार्लियामेंट के द्वारा, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इस पार्लियामेंट के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य का क्या, राष्ट्र राज्य का निर्माण या राष्ट्र राज्य को निर्मित करने की बात कही गई। किसके द्वारा, यहां पर जर्मन महासंघ के द्वारा एक निर्वाचित पार्लियामेंट के अंतर्गत राष्ट्र राज्य निर्मित करने की बातें कही गई। अब यहां आता है, लेकिन यह जर्मन महासंघ के द्वारा यह कार्य जो किया जा रहा था मित्रों, यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। कौन सी बात सफल नहीं हो पाई, जरा बताओ, कौन सी बात थी जो सफल नहीं हो पाई? जर्मन महासंघ के प्रयास के बाद भी, राष्ट्रीयकरण में एक प्रयास होने के बावजूद भी वह सफल नहीं पाया। वही कि एक निर्वाचित पार्लियामेंट का करते हुए उसके द्वारा शासित राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए। क्यों सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे रीजन क्या था, यह क्यों सफल नहीं हो पाया? तो यह ध्यान दीजिएगा, इसके न सफल होने का महत्वपूर्ण कारण था राजशाही अपनी राजशाही और वहां की फौजी सेनाओं के बीच यह जो विचारधारा चल रही थी, यह जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा ना? हो सारांश समझिएगा। पहली बार जर्मन में मध्य वर्ग के अंतर्गत राष्ट्रवाद का उदय होता है और मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा जर्मन महासंघ का निर्माण किया जाता है और जर्मन महासंघ के अंतर्गत रहने वाले क्षेत्रीय इलाकों को, कौन से इलाके को, क्षेत्रीय इलाकों को अपने अंतर्गत समाहित किया जाता है और उस समाज अंतर्गत लाने के बाद एक निर्वाचित पार्लियामेंट के गठन की बात करते हुए एक ऐसे राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं जो संसद के नियमों के द्वारा शासित होता हो। लेकिन यह विचार राजशाही और वहां की फौजी सेनाओं के द्वारा, फौजियों के द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाता है। कहने का मतलब पहला जो प्रोग्राम शुरू हुआ राष्ट्र राज्य के लिए, यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। क्लियर हो गया? आती है बात इसके बाद, तब क्या हुआ? इसके बाद प्रसा, नाम जानते होंगे देश का, इसके बाद प्रसा ने, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह घटनाएं तो हुई लेकिन इसके बाद प्रसा ने, कौन सा? प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इसका नेतृत्व प्रसा ने अपने कंधों पर लिया। राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हुए प्रसा ने यह दायित्व अपने कंधों पर लिया। कौन ले रहा है? प्रसा। यहां तक क्लियर होगा? आइए प्रसा के संदर्भ में जानें। प्रसा ने अपने कंधों पर यह नेतृत्व संभाला और इस प्रसा का प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क। आइए अपने क्वेश्चन पर। प्रसा का प्रमुख मंत्री कौन था? प्रसा का प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रमुख मंत्री था प्रमुख मंत्री था ऑटो
वान बिस्मार्क। प्रसा का प्रमुख मंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क था। यहां क्लियर है। मध्य वर्ग ने यह शुरू किया, निर्वाचित संसद की बात कही, लेकिन यह कार्य सफल न हो पाया। इस राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रसा ने अपनी नई जिम्मेदारियों को लेते हुए कार्य को आगे बढ़ाया और इस समय प्रसा का प्रमुख मंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का और ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी का प्रमुख मंत्री था और यही ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता। यह 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक, आप क्लियर हो गए होंगे, जर्मनी के एकीकरण का जनक ऑटो मार्क बिस्मार्क को कहा जाता है। और ऑटो मार्क बिस्मार्क ने प्रसा के सैनिक और नौकरशाहियों का भरपूर सहयोग लिया। ऑटो मार्क बिस्मार्क ने जर्मनी के किसके? नौकरशाही और किसके? सैनिकों का क्या किया? भरपूर सहयोग लेते हुए इसने अपने 7 वर्ष के कार्यकाल में, एकीकरण पर जो प्रश्न बना है वह ध्यान दीजिएगा, अपने 7 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत, यहां पर देखें बदलते, जिसके 7 वर्ष के अंदर, कितने? 7 वर्ष के अंदर 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को पराजित किया। कौन पराजित किया? ऑटो मार्क बिस्मार्क ने अपने 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऑस्ट्रिया, किसको किसको पराजित कर रहा है? प्रसा किसको किसको पराजित कर रहा है? किसके नेतृत्व में कर रहा है? प्रसा के किसके नेतृत्व में? ऑटो मार्क बिस्मार्क के नेतृत्व में किसको पराजित कर रहा है? पहला ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और किसको? डेनमार्क, और साथ ही साथ फ्रांस को 3 महत्वपूर्ण युद्धों में ऑटो मार्क बिस्मार्क के द्वारा पराजित किया गया। और इस पराजय के साथ ही इन तीनों को पराजित, किसको किसको? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जनवरी 1871 में, कब? जनवरी 1871 में वर्साई की संधि, कौन सी संधि हो रही है? जनवरी 1871 में वर्साई की संधि के तहत प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, प्रसा के राजा कौन? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, याद रखिएगा, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, विलियम प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसका सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बड़ा अच्छा पूछा गया है। जैसे एक प्रश्न यह बना गया कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था किया है ऑटो मार्क बिस्मार्क ने किया, कहा, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में जर्मन का प्रथम राजा कौन था? तो बनता है विलियम
प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। और आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न इनके संदर्भ में है कि ऑटो मार्क बिस्मार्क, एक प्रश्न और फिर ध्यान दीजिएगा, ऑटो मार्क बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति पर चलकर, किसकी नीतियों को? रक्त और लौह की नीति पर चलते हुए, रक्त और लौह की नीति पर चलते हुए, रक्त और लौह की नीति पर चलते हुए जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटो मार बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति पर चलते हुए जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जर्मनी के जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बनाया गया? जर्मनी के एकीकरण में प्रसा को जीतने के बाद, प्रसा के द्वारा किसको जीता गया बच्चों? प्रसा के द्वारा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को विजित करने के बाद, और ये भी यह 7 वर्षों के कार्यकाल में तीन शक्तियों को पराजित करके प्रसा, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया को पराजित करके जर्मनी के एकीकरण की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही साथ प्रसा के राजा, जिसका नाम था विलियम प्रथम, प्रसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। यह मत भूलिएगा, यह प्रसा का राजा विलियम प्रथम था, लेकिन ऑटो मार्क बिस्मार्क कौन था? ऑटो मार्क बिस्मार्क जो है प्रसा का प्रमुख मंत्री था, और प्रसा का प्रमुख मंत्री होने के नाते इसी के द्वारा यह नीतियों को लॉन्च किया गया। लेकिन जब यह तीन को कौन कौन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को विजित करता है, तो प्रसा के ही राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर देता है। और यह भी याद रखिएगा कि सम्राट घोषित करने पर अगर यह प्रश्न पूछा ही जा रहा है कि इसे के एकीकरण में किसका योगदान है, तो निश्चित तौर से इसके एकीकरण के जनक के रूप में अगर आप ध्यान देंगे तो ऑटो मार्क बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। यह जरूर याद रखें, क्योंकि निश्चित है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाएं मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा शुरू किया गया, यह कोई संदेह नहीं। लेकिन जर्मन के मध्य वर्गों ने जब यह राष्ट्रवाद की शुरुआत किया और जर्मन महासंघ के द्वारा अपने क्षेत्र इलाकों को मिलाया गया, उन मिलाने के बाद वहां जो एक नई व्यवस्था लॉन्च की जा रही है, नई व्यवस्था क्या थी? नई पार्लियामेंट के गठन की बात कही गई, और नई पार्लियामेंट का गठन था कि एक निर्वाचित पार्लियामेंट का गठन किया जाए और इस पार्लियामेंट के निर्दिष्ट नियमों के आधार पर शासित होते हुए एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए। लेकिन यह कर नहीं पाया, उसके पहले वहां के राजशाही वंशों ने, यहां की फौजों ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। नेस्त नाबूद माने समाप्त कर दिया। आती है बात, यह दायित्व आता है प्रसा के कंधों पर। किसके कंधों पर? प्रसा के कंधों पर। और प्रसा के कंधों पर यह जिम्मेदारी लेता है कौन? यही जिम्मेदारी निभाते हैं कौन? ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क ने यह जिम्मेदारी लेते हुए अपने, अभी हमने बताया कि यह अपने रक्त और लौह की नीति का अनुपालन करते हुए, रक्त और लौह की नीति का अनुपालन करते हुए प्रसा के एकीकरण में 7 वर्षों के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियों, कौन कौन? फ्रांस और ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को जहां पराजित करते हुए एकीकरण की दिशा में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज का क्वेश्चन मित्रों सिर्फ बच्चों यहीं तक। यह निश्चित तौर से जानिएगा कि यह एकीकरण, यह राष्ट्रवाद की जो बातें चल रही हैं, यह राष्ट्रवाद की बात आप अगर देखेंगे
कि राष्ट्र जो आज हमें दिखाई दे रहा है, पूरे प्रश्नों का सारांश अगर बोल दूं तो पूरे प्रश्न का, पूरे युद्ध का, पूरे विश्व की मंच की बात अगर है तो वह राष्ट्रवाद ही प्लेटफॉर्म है। चाहे भारत का राष्ट्रवाद हो, चाहे यूरोप का राष्ट्रवाद हो, यह राष्ट्रवाद की अवधारणा पर अगर हम चलें तो अभी तो हम यूरोप की राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। आगे हमारा राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद भी हमको मिलेगा। लेकिन इस राष्ट्रवाद में जिस राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं, यह पहले 18वीं शताब्दी के पहले का अगर हम दो पूरे सारांश को पढ़ें तो कहीं भी 18वीं शताब्दी के पहले ऐसा जैसा आज का प्रदेश है ऐसा राष्ट्र हमें दिखाई नहीं पड़ता। वह राष्ट्र छोटे छोटे में थे। तो हम आगे की चर्चाओं को अगले क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। आप जुड़े रहिए। निश्चित है राजू क्वेश्चन बैंक के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो तो है ही हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कहीं भी लगता है हमारे इस राजू क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह से ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं, जरूर लें। आपका पूरी तरह से पथ प्रदर्शन करते हुए आपको अपने गंतव्य की लंबी ऊंचाइयों को छलांग लगाने के लिए निश्चित पहुंचा देगा। बशर्ते मनोभाव के साथ जुड़ें। जय हिंद।